अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एम्पायर एक्ट ट्रायल के बारे में। एम्पायर एक्ट ट्रायल एक लैंडमार्क स्टडी थी जिसने डायबिटीज़ की मैनेजमेंट को यकसर बदल कर रख दिया। लेकिन इस ट्रायल को क्यों किया गया? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ सबसे मेजर प्रॉब्लम है डायबिटीज़ के पेशेंट में, और इसी डिज़ीज़ की वजह से ज़्यादातर लोगों की जान जाती है, डायबिटिक पेशेंट्स की। फिर एफडीए की जो नई गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक नए आने वाली तमाम एंटी डायबिटिक ड्रग्स की कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी चेक करना लाजमी है। और बहुत अरसे से एक ऐसी एंटी डायबिटीज़ दवा की खोज जारी थी जो कि ना सिर्फ डायबिटीज़ को मैनेज करे, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करे, बल्कि उसी के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को भी कम करे। सो एम्पायर एक्ट ट्रायल एक नए दौर की बिगनिंग थी टाइप 2 डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। एम्पायर एक्ट ट्रायल सितंबर 17 2015 को पब्लिश हुआ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। और ये एक लंबी स्टडी थी जो कि 3.1 साल तक चली। अगर इसकी पीरियड की बात करें तो ये सितंबर 2010 से लेकर अप्रैल 2013 तक की गई। ये एक रैंडोमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल था। मतलब इसमें जितने पेशेंट्स को लिया गया उनको रैंडमली डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद उनको डिफरेंट दवाइयाँ दी गई या डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ मेडिसिन दी गई, और इन दवाइयों को प्लेसिबो के इफेक्ट के अगेंस्ट कंपेयर किया गया। तो एम्पायर एक्ट ट्रायल में कुल 7,020 पेशेंट्स को एनरोल किया गया, और इन मरीज़ों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को प्लेसिबो दी गई जिसमें 2,333 लोगों को शामिल किया गया। दूसरे ग्रुप को एम्पाग्लिफोजिन 10 मिलीग्राम दी गई जिसमें 2,345 लोग रखे गए, और तीसरे ग्रुप को एम्पाग्लिफोजिन 25 मिलीग्राम दी गई जिसमें 2,342 लोगों को रखा गया। इंक्लूजन क्राइटेरिया की अगर बात करें, मतलब कि एक पैरामीटर सेट किया गया कि इन पैरामीटर्स पर जो मरीज़ पूरा उतरेंगे उन्हीं को स्टडी में रखा जाएगा। तो इस पैरामीटर में सबसे पहले एज डिफाइन की गई। तमाम पेशेंट जो लिए गए स्टडी में वो एडल्ट लिए गए। 18 साल से कम उम्र वाले किसी आदमी को एनरोल नहीं किया गया। तमाम पेशेंट जो लिए गए उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ थी। इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स लिए गए उनमें प्रीवियसली कोई ना कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो चुकी थी, जैसा कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या स्ट्रोक यानी कि फालिज। अच्छा, तमाम जो पेशेंट्स थे उनकी अगर किडनी स्टेट की बात करें तो उनका EGFR 30 ml/मिनट से ज़्यादा था। किसी भी ऐसे मरीज़ को स्टडी में शामिल नहीं किया गया जिसका EGFR 30 ml/मिनट से कम था। और किसी भी ऐसे पेशेंट को स्टडी में शामिल नहीं किया गया जिसका BMI 45 kg/m² से ज़्यादा था। और तमाम पेशेंट्स को इस स्टडी में शामिल किया गया जिनका HbA1c 7 से 10% के दरमियान था। मतलब ना ऐसे मरीज़ लिए गए जिनका HbA1c वैल्यू 7% से कम थी, और ना ही ऐसे मरीज़ों को लिया गया जिनकी HbA1c वैल्यू 10% से ज़्यादा थी। अच्छा, इस स्टडी को करने की जो बुनियादी वजूहात थी उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक तो थे प्राइमरी आउटकम, सेकेंडरी आउटकम। प्राइमरी आउटकम मींस कि इस स्टडी को कंडक्ट करने का प्राइम ऑब्जेक्टिव, और इस स्टडी को करने का प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि एम्पाग्लिफोजिन 3 पॉइंट मेस में कितनी कमी लेके आता है। मेस का मतलब है मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होने वाली कोई भी बीमारी कार्डियोवैस्कुलर इवेंट कहलाती है, और अगर ये बहुत मेजर या सवेयर हो तो उसे हम कहते हैं मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट। और 3 पॉइंट मीन्स के 3 कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को सिलेक्ट किया गया और देखा गया कि इनके रिस्क में एम्पाग्लिफोजिन से कितनी कमी आती है। और वो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट थे का एक तो कार्डियोवैस्कुलर डेथ, मतलब कार्डियोवैस्कुलर किसी भी बीमारी की वजह से पेशेंट की डेथ वाक़या हो जाए। नॉन फेटल मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि ऐसा हार्ट अटैक जिसमें जो मोहलिक ना हो, मरीज़ की जान ना गई हो। और नॉन फेटल स्ट्रोक यानी कि ऐसा फालिज जो मोहलिक नहीं था। तो इन 3 मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को
इनके रिस्क में कमी को देखना ये प्राइम ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी आउटकम था एम्पायर एक्ट ट्रायल का। और जो सेकंड प्रायोरिटी पे जिस चीज़ को देखा जा रहा था वो था हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अनस्टेबल एंजाइना, मतलब छाती में होने वाली जो दर्द है उसके बिना पर कितनी बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और उसके रिस्क में कितनी कमी आती है, ये देखना इस स्टडी का जो था वो सेकंड हमारे पास तरजीही बुनियाद पर आउटकम था। तो एम्पायर एक्ट ट्रायल एक शानदार ट्रायल था जो कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कामयाब रहा, जो कि किया तो जा रहा था सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर सेफ्टी एस्टेब्लिश करने के लिए एम्पाग्लिफोजिन की, बट जो रिजल्ट्स थे वो हैरान कुन थे। ना सिर्फ सेफ्टी थी बल्कि उससे बढ़कर बेनिफिट्स मिल रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू एम्पायर एक्ट ट्रायल कार्डियोवैस्कुलर डेथ 38% रिलेटिवली रिड्यूस्ड देखी गई एम्पाग्लिफोजिन ग्रुप के अंदर वर्सेस प्लेसिबो ग्रुप। इसी तरह हार्ट फेलियर 35% रिलेटिव रिस्क रिडक्शन देखा गया एम्पाग्लिफोजिन ग्रुप में एज़ कम्पेयर टू प्लेसिबो ग्रुप। और ऑल कोज डेथ 32% रिलेटिवली रिड्यूस देखी गई इन एम्पाग्लिफोजिन ग्रुप एज़ कम्पेयर टू प्लेसिबो ग्रुप। और इसी के साथ साथ किडनी डिजीज़ रिस्क की रिडक्शन 39% रही एम्पाग्लिफोजिन ग्रुप में एज़ कम्पेयर टू प्लेसिबो ग्रुप। तो ये एक शानदार स्टडी थी जिसके जो रिजल्ट्स थे वो सेफ्टी से बढ़कर बेनिफिशियल थे। तो एम्पायर एक्ट ट्रायल के बाद डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में एक नए दौर का आगाज़ हुआ जिसमें एक ऐसी ड्रग आई, एक ऐसी एंटी डायबिटिक ड्रग जो कि सालों से खोज में थी, जो कि ग्लाइसीमिक कंट्रोल यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को कम करती हो। तो उस दौर का आगाज़ हुआ और एम्पाग्लिफोजिन की शक्ल में एक ऐसी एंटी डायबिटिक दवा आई जो ना सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में सुपीरियर थी, सुपर्ब थी, बल्कि वहीं पे कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स भी इसके हैरान कुन थे। तो ये था एम्पायर एक्ट ट्रायल का एक ब्रीफ मुख्तसर इंट्रोडक्शन। होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट एम्पायर एक्ट ट्रायल।